Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की क्या क्या खसूसियात हैं, इसके बारे में जानने से पहले एंजाइम सेल के अंदर कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किस किस जगह मौजूद होते हैं, उनकी प्रेजेंस के बारे में जानना भी इंतहाई ज़रूरी है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम्स इन सेल, देन विल कम टुवर्ड्स करैक्टरिस्टिक। सेल के अंदर अगर हम एंजाइम की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स दे आर सिंपली डिसॉल्व्ड इन साइटोप्लाज्म, यानी कि थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म वो प्रेजेंट होंगे। जबकि कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो डिफरेंट सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स के साथ टाइटली बाउंड रहते हैं। अब इसकी प्रोडक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स specifically in or near the site of their production. एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं एंजाइम्स जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, यानी कि वो फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, तो वो कहाँ पे मौजूद होंगे? डेफिनेटली जहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है, यानी कि वो एक ऑर्गेनेले क्लोरोप्लास्ट के साथ अटैच होंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होंगे। उसके बाद अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें कि ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, प्रोटीन सिंथेसिस रिएक्शन जो है उसको कैटालाइज करते हैं, तो हम जानते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस की जो मशीनरी है सेल के अंदर, दैट इज राइबोसोम। तो एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस वो राइबोसोम में मौजूद होंगे। इसी तरह अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, आप जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन है बेसिकली इसमें हम ऑक्सीजन को एंड ग्लूकोज को बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और एनर्जी की प्रोडक्शन साइट जो है, पावर हाउस ऑफ द सेल, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारी जो लाइफ है वो एंजाइम्स के बगैर बिल्कुल भी इसकी एग्जिस्टेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, पर्टिकुलरली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सारी की सारी, उन सबको कैटालाइज करने वाले जो बायो कैटालिस्ट हैं, दे आर बेसिकली एंजाइम्स। दैट इज वाई एंजाइम्स की जो अक्रेंस है दैट इज इनएविटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सेल एंड फॉर द लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात चलते हैं जी करैक्टरिस्टिक्स की तरफ। एंजाइम्स बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं और इनकी मंदरजा झैल खसूसियात होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इनके स्ट्रक्चर की। चूँकि ये प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि प्रोटीनिशियस नेचर होती है इनकी, तो प्रोटीन के अंदर हमने उसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल्स पढ़े थे। एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं, यानी कि इनका सभी एंजाइम का स्ट्रक्चर ग्लोब्यूलर होता है, लिहाजा ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कहलाते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि ये किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, स्पीड अप करते हैं, और खुद उस रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते, यानी कि ये किसी भी रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनते, किसी भी केमिकल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनते, वो चाहे कोई इंटरमीडिएट स्टेज हो या एंड प्रोडक्ट हो। इसकी यही जो खासियत है, ये इसको इस काबिल बनाती है कि ये एंड प्रोडक्ट के ऊपर किसी भी किस्म का केमिकल इन्फ्लुएंस नहीं डालती, यानी कि ये सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, और इनकी प्रेजेंस की वजह से जो इसकी जो नेचर है या जो प्रॉपर्टी है सबस्ट्रेट की, ये उसको अल्टर नहीं करते। इसके अलावा अगर हम इसकी अमाउंट की बात करें तो इवन के एंजाइम की बहुत ही स्मॉल अमाउंट भी काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर सकती है, उसमें चेंज कर सकती है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकती है, यानी कि ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के अंदर काफ़ी कम अमाउंट में यूटिलाइज होते हैं और काफ़ी लार्ज स्केल पे अपने इफ़ेक्ट्स शो करते हैं।
स्टूडेंट्स, आपके घर में मुख्तलिफ किस्म के लॉक, डोर लॉक या मोटरसाइकिल लॉक, गाड़ी है तो उसका लॉक, डिफरेंट लॉक्स आपने देखे होंगे। अब आप ये भी जानते हैं कि हर लॉक को हर किस्म की चाबी नहीं लगती, यानी कि ख़ास किस्म के लॉक्स ख़ास किस्म की से ही ओपन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे हाथ में ये एक लॉक है। अब इसको मुझे अगर ओपन करना है तो इसके अंदर ये जो इसकी एक्टिव साइट है उसकी एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन है और वो ही की इसके अंदर फिट आएगी जिसकी फॉर्मेशन इस एक्टिव साइट की फॉर्मेशन के साथ मैच करी होती है, यानी कि वो स्पेसिफिक की ही इसी लॉक को ओपन कर सकती है। इसी तरह एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो वो भी हाईली स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक एंजाइम किसी एक ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट को ही बतौर कैटलिस्ट उसके साथ बाइंड करता है एंड रिएक्शन परफॉर्म करता है, या उसी के जैसे दीगर जो सबस्ट्रेट हैं यानी कि एक ग्रुप की फॉर्म में भी अगर वो मौजूद है तो उनके साथ वो रिएक्ट करता है एंड प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करता है, विच मीन्स कि ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेंसिटिविटी की। एंजाइम्स हाईली सेंसिटिव होते हैं, इवन के जो माइनर चेंजेस हैं उनके अगेंस्ट भी ये सेंसिटिविटी शो करते हैं। ये माइनर चेंजेस चाहे पीएच में हो या टेम्परेचर की फॉर्म में हो या सबस्ट्रेट की फॉर्म में हो, क्योंकि हर सबस्ट्रेट की केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होगी तो उसके लिहाज से एंजाइम के अंदर भी डिफरेंट किस्म की मॉडिफिकेशंस आ सकती हैं। जैसे हमने बात की कि उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट्स वगैरह भी अटैच हो सकते हैं ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। इसी तरह प्रोटीन से बने होते हैं ये एंजाइम्स, प्रोटीनेशियस नेचर होती है इनकी, यानी कि ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि प्रोटीन्स जब दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अमाइनो एसिड जिनसे मिलके प्रोटीन बनी होती है वो बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में लिंक बना रहे होते हैं। तो जब दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाता है तो ये बॉन्ड स्टेबल नहीं रहते, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर लूज कर देती है। और हम ये भी जानते हैं कि इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसके स्ट्रक्चर का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है और माइनर टेम्परेचर अल्टरेशन भी इसके जो स्ट्रक्चरल अल्टरेशन कॉज कर सकती है, जिसकी वजह से इसका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होगा। इसी तरह अगर पीएच में स्लाइटली डिफरेंस आता है तो वो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन एंजाइम्स की उस पर फ़र्क डाल सकती है, असर डाल सकती है और वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहते। इसलिए हमें सेल के अंदर पीएच और टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना पड़ता है। कुछ एंजाइम्स कोफैक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सकें। कोफैक्टर के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये बेसिकली एंजाइम तो एक प्रोटीन है तो इसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो जाता है। वो कोई मेटालाइन भी हो सकता है, वो कोई वाइटामिन या वाइटामिन के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। फिर ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो है ये बाज़ दफ़ा कोवेलेंटली बॉन्ड हो रहा होता है, बाज़ दफ़ा ये डिटैचेबल होता है, बाज़ औक़ात ये लूजली अटैच होता है और वो डिफरेंट एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम्स की फॉर्म में सेल के अंदर मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ सेल्स को एक्टिवेट कराने के साथ साथ ये सेल्स के लिए केमिकल एनर्जी का भी सोर्स होते हैं, ये जो कोफैक्टर्स होते हैं या नॉन प्रोटीन पार्ट्स। इसलिए डिफरेंट जो रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उसमें एंजाइम्स के साथ साथ इन नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि कोफैक्टर्स की भी इंतहाई इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमने देखा कि ये इनके बगैर या तो रिएक्शन परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बाज़ दफ़ा नामुमकिन भी हो सकता है। एंजाइम की एक इंतहाई अहम खसूसियत ये है कि ये रिएक्शन को स्पीड अप करने के साथ साथ जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन की उसको भी कम करते हैं। इसके अलावा ये इनका जो इफ़ेक्ट है उसको हम इनहिबिट भी कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ डिफरेंट इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स ऐसे ही होते हैं जैसे कि अगर इस लॉक में कोई गलत चाबी लग जाए तो जब आप उसको घुमाते हैं और तो बाज़ दफ़ा वो अंदर स्टक हो जाती है और टूट जाती है। अब ये एक्टिव साइड जो है
वहाँ पे हमारे पास अब हमें जो राइट की है बेशक वो मिल भी जाए, तब भी हम इस एक्टिव साइट को यूटिलाइज नहीं कर सकते, हालांकि हमारे पास राइट सबस्ट्रेट मौजूद है, राइट की मौजूद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो एक्टिव साइट है वो ब्लॉक हो गई हुई है। ये इनहिबिटर्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं, ये मुख्तलिफ हैवी मेटल्स भी हो सकती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स भी हो सकते हैं। ये क्या करते हैं कि ये एक्चुअल जो सबस्ट्रेट है उसकी बजाय जाके उसके इफ़ेक्ट्स को मिमिक करते हैं, कॉपी करते हैं और एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर देते हैं। बाज़ दफ़ा ये सिर्फ एक्टिव साइट को ब्लॉक करते हैं और काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये उसका पूरा जो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन है, जो स्ट्रक्चर है उसी को अल्टर कर देते हैं। तो अब ये डिटैच हो भी जाए तो तब भी स्ट्रक्चर अल्टर हो चुका होता है, तो एक्चुअल सबस्ट्रेट आने के बावजूद वो एक्टिव साइट पे डिटेक्ट नहीं हो पाता और रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाता। बॉडी में इसके अंदर अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे कैडमियम, ये मुख्तलिफ किस्म के जैसे सिगरेट स्मोक है या जो केन फूड है उसके ज़रिए हमारी बॉडी में एंटर होता है। कैडमियम एक इनहिबिटर है क्योंकि ये एक हैवी मेटल है। अब ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो हार्मोन्स हैं जैसे एस्ट्रोजेंस वगैरह या दीगर जो एंड्रोजेंस हैं, ये उनके इफ़ेक्ट को मिमिक करता है और एज अ फॉल्स की जो एक्टिव साइट है वहाँ पे डिटेक्ट होता है, एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो फर्दर परफॉर्म नहीं हो पाता एंड अल्टीमेटली कैंसर फॉर्मेशन भी ये कर सकता है। सेल के अंदर इतनी ज़्यादा प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है कि कैंसर भी हो सकता है। मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन लिंक्ड कैंसर्स फीमेल्स के अंदर भी और मेल्स के अंदर भी वो इन्हीं इनहिबिटर्स की वजह से या हैवी मेटल्स की वजह से हो रहे होते हैं। ना सिर्फ इंसानों में बल्कि दीगर जानदारों में भी ये इनहिबिटर कार्सिनोजेनेसिस या कैंसर कॉज करने का सबब बनते हैं। इसके अलावा हम एंजाइम्स को सेल्स से ऑब्टेन भी कर सकते हैं। इसका जो कैटालिटिक एक्टिविटी है या जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है उसको अल्टर किए बिना। स्टूडेंट्स, एंजाइम के करैक्टरिस्टिक्स यहीं पे कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ऐड करना चाहूँगी कि ठीक है, हमने इसके काफ़ी करैक्टरिस्टिक पढ़े और हम देख रहे हैं कि इसके बिना हमारी लाइफ का को पॉसिबल ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन यही एंजाइम अगर गलत टाइम पे गलत जगह पे एक्टिवेट हो जाएं तो जहां हमें ये हमारा एक लाइफ की बैकबोन है वहीं पे ये हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसकी मिसाल हम पेप्सिन से लेते हैं। एक बड़ा ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है, हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होता है। लेकिन अगर ये गलत टाइम पे एक्टिवेट हो जाए, व्हेन यू आर नॉट रिक्वायरिंग इट, यू आर नॉट नीडिंग इट, आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है, खाना हजम नहीं करने की ज़रूरत, अभी स्टमक एम्प्टी है या खाना हजम हो चुका है, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर चुका है और वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर रहा है, तो एम्प्टी स्टमक में अगर पेप्सिन एक्टिव हो जाए तो वो क्या करेगी, क्योंकि हमारे ऑर्गन इटसेल्फ प्रोटीन के मिलके बने हैं, पेप्सिन भी प्रोटीन पार्ट जो है हमारे फूड का उसको प्रोटीन कंटेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, तो वो क्या करेगी, फाल्सली वो जो ऑर्गन है हमारा स्टमक है उसी की इंटरनल लाइनिंग को खाना शुरू कर देगी, डाइजेस्ट करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से बाद दफ़ा स्टमक अल्सर भी हो सकता है और अल्टीमेटली सिचुएशन अगर वर्सन हो जाए, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाए, तो वो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है या स्टमक जो है उसका कैंसर भी हो सकता है। तो इसीलिए इस पेप्सिन को इनएक्टिव फॉर्म जो कि पेप्सिनोजिन है उसकी सूरत में एक्सक्रीट किया जाता है और ये तभी एक्टिव होती है जब स्टमक के अंदर प्रोटीनियशियस फूड मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, करैक्टरिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम इन सेल्स यहीं पे कंप्लीट होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो एंजाइम्स का है एंड इनहिबिटर, इंशाल्लाह ताला कमिंग लेक्चर में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपसे इंट्रोडक्टरी पार्ट मिस हो गया है तो प्लीज़ लेक्चर को दोबारा से प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ताकि जब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टडी करें एंजाइम्स का तो आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तब तक के लिए जी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और साथ लगे बेल के आइकन को मस्ट प्रेस करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।